नमस्ते। आप देख रहे हैं हमें एक ओपन एयर स्टूडियो से और आज हम बात करेंगे तवांग में जो भारत और चीन के बीच में कुछ हुआ है ऐसा सुना गया है। और हमारे साथ हैं जनरल पी आर शंकर। जनरल शंकर, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और वी आर सिटिंग एट टू एंड्स ऑफ द ग्लोब। and and talking of absolutely something happening in the middle इन of द both of मिडल। us, right? And it concerns both of us, and it concerns our यस, nation. And so wherever we are, we shall discuss it. राइट। मैं तवांग गया था सर Yeah, बोलिए। 1987 1986 में। Okay. 1986 में उस समय वो सुमदोरोंग चू वाला So, झगड़ा जो था वो चल रहा था और इंडियन आर्मी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। और तवांग, जैसा कि हम जानते हैं, ये बहुत पुराना एक हिस्टोरिकल झगड़ा है। 1951 में भारत ने जयराम दास दौलत राम जी जब गवर्नर थे तब उन्होंने इसके ऊपर आधिपत्य किया था। और तब से जो चीन है लगातार ये कह रहा है कि साहब कि ये जो है आपने स्टेटस को ऑल्टर किया है और तवांग के ऊपर वो बहुत अधिक स्ट्रेस देता है। तो ये सबसे पहले तो तवांग के बारे में, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताएं कि ये तवांग जो है वो चीन के लिए और भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि चीनी लोग सोचते नहीं, उनका पूरा यकीन है कि तवांग जो है तिब्बत का हिस्सा है। वो तिब्बत का हिस्सा क्यों है कि एक दलाई लामा पुराने जमाने के वो तवांग से थे। जी क्योंकि वो तवांग से थे और क्योंकि दलाई लामा जो है वो तिब्बतन होते हैं, तो वो उनका मानना ये है कि वो ये तिब्बत के हैं और ये पूरा इलाका तवांग ट्रैक्ट जो बोलते हैं वो तिब्बत का है। तो इसीलिए वो इसके ऊपर क्लेम करते हैं तवांग। क्योंकि वो तवांग के ऊपर क्लेम करते हैं, वो पूरा अरुणाचल के ऊपर भी उन्होंने क्लेम शुरू कर दिया। पर यहाँ पर आती है एक अजीब गरीब सिलसिला। आश्चर्य की बात है कि 62 की लड़ाई में ये तवांग पार कर चुके थे और जी सेला तक आ गए थे। सेला से ज्यादा दिरांग तक भी आ गए थे। सिर्फ वो बॉम्बडिला जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था वहां तक आ गए थे ये। पर वो छोड़ के चले गए सब कुछ। वो तो तेजपुर तक पहुंच गए थे, बताया था। हाँ, नहीं, तेजपुर तक नहीं पहुंचे वो। तेजपुर तक पहुंचने का क्या मतलब, तेजपुर पहुंचने ही वाले थे तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि पासेस बंद करना शुरू हो गया, बर्फ गिरना शुरू हो गया और ये वापस चले गए। जब ये वापस चले गए, ये आज के जो एलएसी है उसके पीछे चले गए। ठीक है ना। और उसके बाद बात वहीं का वहीं रुक गया। तवांग के बारे में जिक्र नहीं था और तवांग के बारे में 2003 तक कोई जिक्र नहीं था। तवांग के बारे में जिक्र नहीं था, ना अरुणाचल के ऊपर इनका क्लेम था। 2003 में जब हमारा समझौता हुआ है कि जहां हमने समझौता किया, ये एक इट्स अ डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, 2003 एग्रीमेंट, कि हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया एज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी रिकॉग्नाइज तिब्बत एज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस वक्त ये भी नहीं बताया गया कि भाई ये इंडिया तिब्बत का बॉर्डर है या सॉरी इंडिया चाइना का बॉर्डर है। हमने इतना ही बताया कि भाई नतुला में जो है वो उस साइड तिब्बत है और इस साइड सिक्किम है। पर बात यह है कि 2003 से पहले अरुणाचल एक स्टेट बन गया था और ये मानना था कि भाई तिब्बत जो है वो उस वक्त 2003 में जो आकार था तिब्बत का वही है तिब्बत, और इस साइड जो है ये पूरा इंडिया है वो। क्योंकि उससे पहले ये क्लेम ही नहीं था कि तवांग के ऊपर क्लेम या साउथ तिब्बत के की बात ही नहीं हो रही थी। हिस्ट्री में देखिए साउथ तिब्बत का जगह का नाम ही नहीं है। जब हमने ये जी साइन कर दिया, चीन का धोखाबाजी देखिए कि इन्होंने 2003 के बाद सिलसिला नया शुरू किया, ये क्लेम नया शुरू किया कि तवांग हमारा है,
पूरा अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल पूरा तिब्बत है, साउथ तिब्बत है। तो ये साउथ तिब्बत का सिलसिला तब से अभी तक है, और जैसे उन्होंने साउथ तिब्बत का पूरा क्लेम दिया, लगाया है, वो एलएसी भी इन डिस्प्यूट आ गया है कंप्लीट, राइट। तो इन्होंने इसमें कोई डाउट नहीं है, धोखाबाजी की हमारे साथ, मेरे को डाउट नहीं। और इसके बारे में 4-5 जगह मैं लिख चुका हूँ, ऐसी बात नहीं कि ये कोई नई चीज है, ये मैं लिख चुका हूँ। और वो तो ये इस इलाके में, तवांग के इलाके में, तब से लेकर अभी तक काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, राइट। सुंदरम का प्रॉब्लम तो उसे ये 2003 से पहले था, उसके बाद भी चुटपुट पेट्रोल क्लैशेस और फेस ऑफ्स होते रहे छोटे मोटे, और ये भी मेरे ख्याल में उसी के सिलसिले में है, पर हम बात करेंगे। आप ये मैंने बैकग्राउंड दिया, अभी आप आगे ले जाइए। तो ये जो आपका जो लेटेस्ट क्लैश हुआ है, हाँ बोलिए। ये किस स्थान पर है तवांग में? क्योंकि तवांग हम जानते हैं कि जो 1962 का जो पूरा का पूरा जो आरंभिक जहाँ से आरंभ हुआ था, वो नामका चू जिसको बोलते हैं, नाम वहाँ का पर हुआ था। हाँ। और नामका चू की जो लड़ाई हुई थी, उसमें वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही थी, और जो यहाँ के जो कमांडर थे वो छोड़ के चले गए थे, कौल साहब, बीएम कौल साहब। करेक्ट, तो राइट, राइट। आपका प्रश्न समझ गया मैं। हम सबसे पहले एक मैप देखेंगे, ताकि जी हमें क्लियर ओरिएंटेशन हो, हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत श्रोता लोग और जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनको शायद पूरा ज्योग्राफी और उस इलाके का ओरिएंटेशन नहीं पता। तो अगर आप मैप ऑन करेंगे तो स्लाइड बनाए एक दो छोटे मोटे, उसे आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग द मैप। हाँ, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। आप देखिए सेंटर में भूटान है, और उसके राइट जो है तवांग है, जहाँ ये हो रहा है। भूटान के लेफ्ट में अगर आप थोड़ा देर देखेंगे तो सिक्किम है, सिक्किम के बाएं वो इलाका, स्क्वायर सा इलाका, वो नेपाल है। और आप नीचे आएंगे तो भूटान के नीचे वो वायलेट कलर का जो बॉर्डर है, वो उसके नीचे वो बांग्लादेश है। और राइट में अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है, वो म्यांमार उस साइड है। जी और तवांग से राइट अगर आप देखोगे तो डॉट 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 लाइन में लगाया हूं मैं, वो जी है जी एलएसी, जी चाइना के साथ। ठीक है, चाइना, राइट। तो ये है। एक चीज अभी बताना चाहता हूँ, जो सिक्किम के साथ जो तिब्बत का बॉर्डर है, और या चाइना इंडिया का बॉर्डर है, वहां इट्स अ बॉर्डर, ये डिलिमिटेड बॉर्डर है, राइट। इट इज नॉट एलएसी देयर। जी दिस ये जो बॉर्डर है सिक्किम के साथ, पहले ही डिलिमिट हो गया था, और ईयर मार्क हो गया था, और पूरा उसका सर्वे हो गया था। हमने सिर्फ उसको अपनाया। इसकी यहाँ इस इलाके में यकीन मानिए कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। इसके बावजूद डोकलाम का प्रॉब्लम हुआ है। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ आपको। जी ये डोकलाम का प्रॉब्लम कहाँ है? वो जो सिक्किम और भूटान के बीच में जो नोक आता है, वो है डोकलाम, लास्ट पॉइंट। और जी नॉर्थ सिक्किम में भी इन्होंने नकुला में प्रॉब्लम किया है, ऑन अक्रॉस एक्सेप्टेड बॉर्डर। सो ये जो चीनी लोग हैं, चाइना जो है, ये माहिर है इसमें ये करने के लिए, राइट। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, और वो प्रेशर पॉइंट्स डालते हैं बॉर्डर के ऊपर, राइट। ये सलामी स्लाइसिंग का मतलब यह है कि छोटे छोटे हिस्से या छोटे छोटे कांड कड़ा करना। वो 4-5 कांड कड़ा हो गया तो उसको, उसका एक बेल बनाओ और माला बनाओ, और दूसरे के गले पहना दो, राइट। उसका एक लीगल स्टेटस बना दो, और वो इलीगल क्लेम बना दो, और क्लेम के बाद उसका लीगल स्टेटस ऑल्टर कर दो कंप्लीट उनके तरफ। ये है इनका टैक्टिक सलामी स्लाइसिंग का। दूसरा तरीका है कि छोटे छोटे हिस्से लेते जाओ, एक दिन अपने आप बड़ा हिस्सा बन जाएगा, राइट। तो ये है तवांग का इलाका, जो सबसे भूटान के साथ लगा हुआ है। वो एक ये आम जगह है,
एक खास जगह है, जैसे मैंने बताया तवांग का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया मैंने, अब राइट। इन्होंने अभी भूटान में भी वहीं पे तवांग से लगते हुए हिस्से में भी क्लेम कर दिया है, ये आई थिंक। वो हम आएंगे अभी अगले इसमें हम जी। बताएंगे, राइट। ओके, अगर आप ये देखिए, ये जो इलाका है, पहले मैं मैप को बताऊंगा। ये जो ब्लू लाइन है वो एलएसी है आज के दिन। जी। जी। ऊपर जी। तिब्बत और नीचे तवांग, राइट। तवांग का इलाका, वो जो जहां तवांग है वो एक्चुअल तवांग सिटी है, और बाएं भूटान है। मैंने दो चार पॉइंट जगह और बताया दिखाया है। तवांग के ऊपर आप देखेंगे तो एक बुमला है, बुमला के जी। लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो केंजेमाने है, राइट में देखेंगे तुलुंगला है, और तवांग के ऊपर लेफ्ट, और भूटान और तवांग के नीचे लेफ्ट बीचों बीच नीचे, ये स्लाइड के नीचे एक जगह है साक्तेंग। ओके, तो ये चार जगह है वो मायने रखते हैं आज के जो चर्चा में। सबसे पहले कहाँ हुआ है ये झड़प, जो जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो है बुमला के इलाके में। मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो बता नहीं सकता क्योंकि हम बहुत दूर हैं, और वो मैप उस इलाके का आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं है। वो यांगजे करके एक जगह है जहाँ ये झड़प हुआ है। और जैसे हिंदू के पेपर के मुताबिक हमारे 21 लोगों को थोड़ा छोटा मोटा घायल हुए हैं, और चीन पीएलए को ज्यादा घायल हुए हैं। और उसके बाद ये जो माइनर फेस ऑफ हुआ है, अभी तक तो मैं मानता हूँ ये माइनर फेस ऑफ है। उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुआ है, और आगे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि बता नहीं सकते, क्योंकि गलवान के टाइम में भी ऐसे शुरू हो गया था। ओके, बट ये बताते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ, आगे कुछ भी होने का इस वक्त थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अभी ये विंटर सीजन है, वहाँ बर्फ काफी जम गया होगा, स्नोफॉल हेवी होगा, और सारे पासेस क्लोज हो चुके होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। पर अगर आप वो मैप देखेंगे तो ये बुमला के बगल में किंजमाने करके मैंने हाईलाइट किया है। वो किंजमाने है जो आप पहले बोल रहे थे नामकाचू। जी। हाँ जी। ये नामकाचू जो है नॉर्थ से साउथ किंजमाने के थ्रू आता है, ये एक अप्रोच है। और इसी रास्ते से दलाई लामा जी जो है ना 1956 में आए थे इंडिया में, और इसी इलाके के पास है वो तागला रिज और हतुंगला रिज। उसके ये जो एलएसी के ऊपर नीचे है लेफ्ट ऑफ केंजेमाने, जहाँ 62 में हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ था। और बिना वजह से हम आगे गए थे, बिना प्रिपरेशन के आगे गए तो झेलना पड़ा वहाँ, राइट। ये बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ 62 लड़ाई हुआ था। बुमला के राइट में अगर आप देखोगे तो तुलुंगला करके लिखा है। तुलुंगला इज वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन दैट एरिया, अबाउट 6400 और 500 मीटर्स। आई बीन देयर, मैं गया हूँ 94 में, 95 में। पैदल उन दिनों में 7 दिन पैदल चलते गए हम तवांग के इलाके से। तवांग नहीं, तवांग के नीचे ये सेला के से चलते चलते 7 दिन लगा हमें तुलुंगला पहुंचने में, राइट। तुलुंगला के थ्रू भी 1962 में आए थे, और ये तुलुंगला के थ्रू नीचे आए, तवांग को बाईपास करके हमारे पीछे आके बैठ गए। और वही मूव था जिससे हमें हार मारना पड़ा, क्योंकि वी गॉट कट ऑफ, राइट। और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये 3 पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन द एलएसी, राइट। बुमला के ऊपर अगर इनका अगर आप हम देखेंगे, ये दिस कुड बी पार्ट ऑफ एन ओवरऑल प्लान। ये सोचने वाली बात ये है कि इस वक्त ये क्यों कर रहे हैं, जब बर्फ लगा हुआ है, पासेस बंद है। ये है क्या कोई ऐसे जगह वो पकड़ना चाहते हैं विंटर में किसी तरीके से, और ताकि समर में जब ये खुल जाए कि दे विल बी इन अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज। सलामी स्लाइसिंग करना चाहते हैं क्या? क्या ये प्री प्लान था, या इट वाज अपॉर्चुनिटी और मौके के ऊपर हो गया ये क्लैश? ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 300 लोग आए थे। 300 लोग तो काफी नफरी होता है। तो मेरे मानना ये है कि ये प्लान है, उन्होंने कुछ ट्राई किया है। ये बात अलग है वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं,
क्योंकि हमारा अभी तक जो रिपोर्ट हमें मिला है और जो हमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस और बाकियों का एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कुछ हुआ नहीं, हमने रोक लिया उनको, जहाँ जो करना चाहते थे उनको हमने रोक लिया। पुशिंग शॉविंग हुआ होगा, कुछ लोगों को घायल भी हुआ होगा, बट इट आई थिंक इट्स अंडर कंट्रोल, वी पुट इट अंडर कंट्रोल। द इंडियन आर्मी हैज बीन बहुत सतर्क रहे हैं हमारे फौज, और उनको धकेल दिया बाहर, राइट। और ये करेंगे, ये चीनी लोग करेंगे ये बात, ये मान के चलना पड़ेगा कि ये ट्राई करेंगे कि एक फुटहोल्ड लेने के लिए, एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज लेने के लिए ऑन द एलएसी एज पार्ट ऑफ द सलामी से स्लाइसिंग टैक्टिक्स। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगले 2-3 दिन में उस इलाके में एक मेजर एयर एक्सरसाइज होने वाला है। अगर कुछ इन्होंने टेंशन कर दिया तो एयर एक्सरसाइज स्थगित हो जाएगा, उनका मानना ये है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले हमारा इंडो यूएस एक्सरसाइज हुआ था ओली में, हिमाचल में, राइट। उस वक्त जी भी जी। इन्होंने दे ऑब्जेक्टेड टू इट। और ऑलीज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड, सॉरी, जोशीमठ के, उत्तराखंड, जोशीमठ के ऊपर है जोशीमठ के जी। पास, सॉरी, स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ माई टंग। तो ये इज इट रेस्पॉन्स टू दैट? उस वक्त भी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि व्हाई इज इंडिया यूएस डूइंग एक्सरसाइज नियर द एलएसी, क्या ये उसके रिस्पॉन्स है? तो इट इज नॉट अ सिंपल थिंग कि वो आ गए, कुछ ट्राई किया और लोकल लेवल में वो पीछे चले गए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये मेरा मानना है कि इसमें कोई आइडिया है कि कुछ करो, राइट। सो देर इज अ थिंग, बट गुड थिंग कि हम हमारा फौज ने इसको रोक लगा दिया। आगे देखेंगे क्या होगा। आपने ये भी जिक्र किया था इससे पहले कि भूटान के थ्रू सक्तंग इलाके में आना चाहते हैं। वो मैप देखेंगे तो सक्तंग के ऊपर थोड़ा बात करेंगे हम। जी हाँ, वो मैप लाता हूँ मैं वापस। या हाँ, अगर आप मैप देखेंगे तो ये भूटान और तवांग जो मार्क किया है उसके नीचे सक्तंग लिखा हुआ है। सक्तंग जो है एक रिजर्व फॉरेस्ट है। ये कम से कम इंडो भूटान बॉर्डर यानी साइनो भूटान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर या नीचे है। पिछले 2 साल पहले, सबसे पहली बार उन्होंने बोला कि साक्तंग जो है ना हमारा इलाका है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो हिस्ट्री यही है कि ये तवांग के साथ जुड़ा हुआ है तो साक्तंग हमारा है, ताकि उसका कोई पहुंच भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है अभी तक दोनों साइड। पर इन्होंने भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर कल के दिन इन्होंने कुछ भूटान के साथ कर दिया और ये एक छोटा मोटा ऑफेंसिव या कुछ किया, और भूटान का आर्मी उतना स्ट्रांग नहीं है, वो हरा देंगे उनको, तो ये वापस सक्तंग तक आएंगे तो हमारे डिफेंसेस के पीछे बैठेंगे। बात ये बात इसमें ये अहम बात ये है कि जब हम हमारे फौज को ऐसे जो 2-4 अगर झड़प हो गए तो हम तो सामने की तरफ सतर्क रहेंगे। अगर पीछे की तरफ वो घुसपैठ करके या भूटान के ऊपर प्रेशर डाल के हमारे पीछे आके बैठ गए तो हमारा पूरा डिफेंस और पूरा सब कुछ इन डेंजर हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैं लिखा हूँ 2 साल 3 साल पहले। और चीन का ये टैक्टिक्स है, वो भूटान के थ्रू ही नहीं हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये नेपाल के थ्रू भी कर रहे हैं, कुछ म्यांमार के थ्रू भी कर रहे हैं, राइट। मैं अगर आपको याद है, नेपाल के थ्रू उन्होंने वो लिपुलेक पास के साथ वो काला पानी का प्रॉब्लम शुरू किया था। और क्यों? क्योंकि वो चीनी की वजह से ये नेपाल में ये शुरू हुआ था, इनके एट देयर इंसिस्टेंस। और अभी वो एक रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं इनटू काठमांडू एंड बियॉन्ड, ताकि हमारा डिफेंसेस पूरा दे गेट टर्न्ड अराउंड कंप्लीटली। हम देख रहे हैं ऑन द एलएसी और ये आके हमारे पीछे बैठ जाएंगे तेराई में। ये इनका आइडिया है। और क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बोलना है, पाकिस्तान के थ्रू भी प्रेशर डालेंगे और म्यांमार के थ्रू भी प्रेशर डालेंगे। सो दे आर ट्राइंग बोथ, यानी कि डायरेक्ट, जैसे आज एक ये अटेम्प्ट है, एलएसी को गर्म रखो, झड़प शुरू करो, हमारे ऊपर ब्लेम डालो, सलामी स्लाइसिंग करो, कोई पकड़ लो, कोई ये, और भारत को नीचे दिखाओ। ये भारत और इसमें हाँ, बोलिए। जी जी,
अगर इसमें ये राइट। पूरा एक पैटर्न इनका जो है ये काफी लॉन्ग टर्म है। इन्होंने डोकलाम से शुरू किया, ये वहां इनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फिर ये गलवान में और आपके ईस्टर्न यहीं लद्दाख में है। सिक्किम में भी ट्राई किया इन्होंने। सिक्किम में भी थोड़ा बहुत किया और लगभग सभी जगह इनको जो है वो पीछे हटना पड़ा। तो अब ये अरुणाचल में देखे ये पूरा का पूरा एलएसी हॉट करना चाहते हैं और इंडिया को इसमें जो है वो एंटेंगल करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे और हमारी आर्मी जो है उसके एक पूरा का पूरा उनको एक ऐसे पोस्चर में रहना पड़े जिससे कि भारत जो है वो कंफर्टेबल नहीं रह पाए। नहीं, दो दो रीजन है। एक तो भारत के पूरे आर्मी को टाई डाउन करो ऑन द एलएसी। दूसरी बात, भारत एलएसी के ऊपर ही पैसा खर्च करते रहे और और उसका नजर जो है ना इंडियन ओशन के ऊपर ना रहे और उसका एम्फोसिस इंडियन ओशन के ऊपर ना रहे, ताकि वो इंडियन ओशन में एंट्री कर सकते हैं। आपको पता है, अब पिछले 2-3 महीने पहले उनका यूएन यांग 5 एक वो स्पाइस शिप आया था हम्बन टोटा में। अभी इंडियन ओशन में मंडरा रहा है। जब भी हमारा कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला है या कोई अंतरिक्ष का टेस्ट होने वाला है, कोई स्पेस लॉन्च होने वाला है, वो आ जाता है इधर। राइट, वो हम्बन टोटा में उन्होंने पोर्ट भी बना लिया। तो ताकि हमारा अगर पूरा अटेंशन एलएसी के ऊपर है तो हमारे पिछोड़ों में आ सकते हैं इंडियन ओशन में। ये भी इनका टैक्टिक्स है। राइट, ये दो तीन नजर, अगर दो तीन मुद्दे हैं ये झड़प के पीछे इनका, तो एक तरफा नहीं देख सकते हो। और ये मेरा मानना ये है कि सिर्फ अगर चीनियों को एक ही प्रिज्म के साथ देखें कि ये झड़प की है, छोटा मोटा चीज है, नहीं, इनका प्लान बड़ा है। और हमारे काउंटर मेजर्स क्या है? क्या जो हम अभी देखिए, थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं उससे कोई अंतर पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं कि एलएसी पे टाई डाउन कर दो तो नीचे ध्यान नहीं रहे, तो अलग अलग थिएटर्स बन जाएंगे, तो क्या अलग अलग थिएटर्स जो है वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इंडियन ओशन और एलएसी दोनों को डील कर पाएंगे? दैट जो आपने बोला है वो बहुत अहम बात बोला है आपने। अगर थिएटर कमांडर है पूरा एक पूरा चाइना के अगेंस्ट ऑन द लैंड, वो उस थिएटर को देखेगा, उसको सब कुछ पता होगा कि इस थिएटर में क्या होगा, उसके पास रिसोर्सेस होंगे, सब कुछ होंगे, वो ही विल हैंडल इट। एंड सिमिलरली इफ देयर इज अ थिएटर कमांडर जो इंडियन ओशन के ऊपर है पूरा उसका कंसंट्रेशन, तो विल हैंडल इट। इन दोनों के बीच में सोच विचार क्लियर होगा। और उसी तरीके से अगर थिएटर कमांडर एक पाकिस्तान की ओर देख रहा है, तो ये 3 थिएटर अगर इंडिया में हैं, आ जाएं या किसी आकार में, वो अलग छोड़ देंगे, पर मेन 3 थिएटर, तो the theater commander with resources will be able to handle. Of course, there will be some central resources which we can be जो जिससे जहां प्रॉब्लम है वहां हम रिजर्व्स रख सकते हैं। पर बात यह है कि ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये थिएटर कमांड का जो सिलसिला है ना, वो थोड़ा पीछे हट गया हमारे इसमें। जनरल रावत के कारण, जनरल रावत हाँ, के उनका देहांत होने के बाद जो है ना, वो ये उसमें गर्मी उतर गई। उस वक्त जब तक वो थे, ये अभी जो नए सीडीएस आए हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया कि वो थिएटर कमांड के ऊपर क्या बात कर सोच विचार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या सोच विचार है। देखिए, ये एक सीडीएस का सोच विचार नहीं है थिएटर कमांड, ये एक नेशनल रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ विद द डे इनका क्या सोच विचार है थिएटर के ऊपर? सीडीएस तो बना दिया, जॉइंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं ताकि हम इकट्ठा होके ऑल 3 सर्विसेज कैन फाइट, ऑल 3 सर्विसेज कैन फेस एनिमी इन अ कॉमन मैनर, इंटीग्रेटेड फाइटिंग, जॉइंट वॉरफेयर, थिएटर्स। इसका सोच विचार क्या है, वो मेरे ख्याल में थोड़ा उसके ऊपर ठंडा पड़ गया। और दूसरी पहलू ये है कि इज आवर मॉडर्नाइजेशन ऑन ट्रैक? जी हाँ, इसके बारे में आपने पिछले डिस्कशन में हिंट हाँ, दिया था। वो तब से अभी तक प्रोग्रेस क्या हुआ है? हमारा सबमरीन का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रोग्राम है वो तो टप हो रहा है।
3 साल हो गए हमें हाई एल्टीट्यूड में टैंक की जरूरत है, हमें पता है, हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, अभी तक उसके ऊपर एक्शन ही नहीं हुआ। अभी तक तो वो कागज की खाला कर रहे हैं। हमारे जो गन्स थे धनुष वगैरह, हमने बना लिया अटैक्स वगैरह, उसका इंडक्शन क्यों नहीं हुआ, प्रोडक्शन क्यों जारी नहीं हुआ, राइट? और हमारा ड्रोन प्रोग्राम तो बिल्कुल पता नहीं क्या, हम इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम बना ही नहीं रहे। यूक्रेन का लड़ाई 9 महीना हो गया, सबको पता चल गया। और इट्स अ ओवरऑल लेसन कि यू नीड ड्रोन्स ऑफ डिफरेंट काइंड। वी डोंट हैव अ प्रोग्राम ही नहीं है जी हमारे पास। एंड हम पावर बनना चाहते हैं, ग्लोबल पावर। तो ये दिस इज अ वेकअप कॉल, ये जो झड़प हुआ है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक और national security not defensively but as part of a global, as being a global power। अगर हम एक कल के दिन इंडिया should become a global power, क्या हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ठीक है या नहीं, ये मुद्दा है। सीडीएस का तो सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनावे, और उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा उसका एक पहलू होगा। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो एक और बात होती है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिक्योरिटी प्लान में आते ही नहीं है, जिसमें एक डेमोग्राफी की बात आती है। पहली बार हमने सुना अभी कि साहब के वो भी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि डेमोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यस, तो इज अ ये गुड। सारी बातें जो हैं वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में अभी कहाँ हैं, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे पास तो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है, ना प्लान है, ना एक स्ट्रेटजी है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो सीडीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको 2018 में ये दिया गया था और ज- 2022 अ- तक उन्होंने अभी कुछ भी तक नहीं किया तो है। कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए, ये यूएसए, उनका एक स्ट्रेटजी है चाइना के लिए, उनका एक स्ट्रेटजी है इंडो पैसिफिक के लिए, उनका एक बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है। चाइना का भी एक स्ट्रेटजी है, पीएलए का एक स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। ठीक है, ये बहुत दूर क्यों जा रहे हो, ये फटीचर पाकिस्तान में भी है एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने जारी किया था पिछले साल। ठीक है ना? तो उभरता हुआ पावर है हम, वी हैव ग्लोबल एस्पिरेशन, यूएन का हिस्सा बनना चाहते हैं एज परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। हमारे पास एक आज तक एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन नहीं है, एक प्लान, राइट? तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो वही बात है जो आपने भी बताया, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये दिस इवेंट इज अ वेकअप कॉल हमारे सबके लिए कि, और पूरा वाइडर एंगल में देखिए, ये झड़प यहाँ हो रहा है, यूएन वैंग फाई नीचे बैठा हुआ है, राइट? हमें मॉनिटर कर रहे हैं वो। और अभी हाल ही में मैंने एक लेख लिखा था, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम अपना इंटेलिजेंस को दे रहे हैं क्या चाइनीज मोबाइल्स यूज करते हुए? ये सब हमें एक प्लान होना चाहिए। वो जब तक हम जारी नहीं करेंगे हमें क्लैरिटी नहीं होगा। तो ये है मेरा प्रस्ताव। देखते हैं क्या गवर्नमेंट करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। तो वैसे भी आजकल हाइब्रिड वॉर का ज़माना है, साइबर सिक्योरिटी इतना महत्वपूर्ण विषय है। अभी देखिए आपने, उन्होंने पूरा का पूरा एम्स ठप कर दिया, जो हैकर्स थे उन्होंने। हैकर्स, अ, हाँ। अब जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जब मान लीजिए आपके सामने कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो सारी इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रशिया अभी क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि रशिया सारा का सारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही टारगेट कर रहा है यूक्रेन में। करेक्ट। उसने उसने मिलिट्री को तो स्टैंड स्टिल कर दिया और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके, और वो ये ट्राई कर रहा है कि विंटर में ये यूक्रेन जो है
यूक्रेन वाले वो विंटर में ठप हो जाए, क्योंकि जनरल विंटर वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रशिया ने यस। अपने सारे वॉर जनरल विंटर की सहायता से जीते हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि ये ध्यान ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात लगातार कर रहे हैं कि भई ये हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। हम कितना तैयार हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए? मेरे ख्याल में हमारा तैयारी उतना नहीं है। साफ, क्योंकि जहाँ गलत है बोलना पड़ेगा, जहाँ डेफिशिएंसी है बोलना पड़ेगा। जब तक हम अपना आप खुद का डेफिशिएंसी नहीं मानेंगे, हम उसको सुधार कैसे करेंगे, सुधार कैसे लेके आ सकते हैं? आप देखिए, जैसे आपने बोला एम्स का साइबर अटैक, अगर एम्स जैसे एक संस्था के ऊपर ऐसे साइबर अटैक हुआ, वो अब आज तक रिकवर नहीं हुआ। कल के दिन वो आरबीआई के ऊपर साइबर अटैक करेंगे, तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर साइबर अटैक करेंगे तो क्या होगा? आपका सिक्योरिटी एजेंसीज के वेबसाइट्स के ऊपर साइबर अटैक करेंगे तो क्या होगा? आपका क्या पॉलिसी है टू अलाउ चाइनीज इक्विपमेंट इन सेंसिटिव एरियाज? एक यूएसए में एक छोटा नहीं, इट वाज एक्चुअली ए बिग इशू। ये जो हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें ये फिटनेस एप्स होते हैं। फिटनेस ऐप अगर आप देखेंगे तो वो आपका जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेंगे कि कहाँ कहाँ आप दौड़ रहे हो, ये वो। इन्होंने ट्रैक किया, ये फिटनेस एप्स के जरिए फिटनेस एप्स को हैक करके इन्होंने ये किया कि हर आदमी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, नॉर्मली मिलिट्री इंस्टॉलेशन में ना वो तार या फेंस या वॉल के साथ एक ट्रैक होता है दौड़ने के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए, राइट? तो इन्होंने वो एप्स को टैप किया जहां लोग, ये जवान दौड़ते थे, उससे इनको पता चल गया कि उसका आकार क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है, कौन कहाँ जाता है उस इलाके में, राइट? नॉर्मल, ये कोई ये नहीं है। और हमें सबको पता है कि ये जो हम मैक्सिमम सेल्स हमारे देश में कौन सा मोबाइल्स होते हैं, चीप चाइनीज मोबाइल्स। ये एप्स तो उसमें भी लगते हैं, कहीं भी लग सकते हैं। तो हमारा पूरा इलाका का पूरा सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव आइडिया एरियाज, वल्नरेबल एरियाज, पब्लिक सर्विसेज, इन सब का आकार वो चीनियों के पास है ऑलरेडी। हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? Have we taken this thing? We are at major risk, right? We need to do something. That's my, इसीलिए मैंने वो लिखा भी है। देखते हैं क्या होगा, क्या करेंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो क्लैश हुआ है, उसमें जो समाचार आ रहे हैं कि भारतीयों ने चीनियों को पछाड़ दिया और उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई, उनको वापस जाना पड़ा। तो इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, जहाँ तक उसका प्रश्न है, तो वो तो चीनी सोल्जर्स से हमेशा भारी पड़ा है। और जैसा हमने भी डिस्कस किया था कि जो चीन की जो सोल्जरी है, वो पाकिस्तान की सोल्जरी के मुकाबले में कहीं नहीं पड़ती है। नहीं, करेक्ट। हम जब सोल्जर तो सोल्जर जब लड़ते हैं तो पाकिस्तान के साथ तो लगभग बराबर की लड़ाई हो जाती है। और उनके जो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम जो है वो कमांड की प्रॉब्लम है, सोल्जर की प्रॉब्लम इतनी नहीं है। चाइना में तो सोल्जर की बेसिक प्रॉब्लम है। यस। और ये बात इसमें भी आएगा जैसे हम आगे जाएंगे। अब देखिए, मानिए चीन की तरफ से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आएगा, ये जी। इनका आदत है। आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक आर्टिकल जारी किया है, बट वो उनका खुद का आर्टिकल नहीं है, वो रियोटर्स का आर्टिकल उन्होंने चेप दिया। दे हैव पब्लिश दैट। दे वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो वीकनेस है, और वो वीकनेस अभी उभर के बाहर आया है। सो दिस इज आवर ओनली होप। और हमारा होप एंड और बिगेस्ट स्ट्रेंथ है हमारा जवान, एक्सपीरियंस, राइट? ये कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। और एक और चीज ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज, डेरिवेटिव ऑफ दिस होल स्टोरी, इसके भाई आपका कितना भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उस इलाके में ना दम चाहिए।
ये नहीं चलेगा उधर। साइबर अटैक नहीं चलेगा 17,000 फीट के ऊपर। दम चाहिए, सही राइट? बात है। एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? जो 17,000 फीट तक चढ़ चुके हैं, उनको पता होगा वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। सांस लेने के लिए भी साहस चाहिए। ठीक है ना? और 17,000 फीट में जाके लड़ना आसान नहीं है। और उस मामले में वी आर सेकंड टू नन। एक इंडियन जवान, इंडियन आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज। मैं आई एम वेरी प्राउड। मैं जा चुका हूँ उस इलाका में, मैं देख चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ उधर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आसान नहीं है वहां रहना। रोज मैं, यकीन मानिए, दुश्मनी आप दो हैं। एक दो एक्चुअल दुश्मन जो वहां सरहद के पार बैठा है, और एक दूसरा दुश्मन है वहां वेदर। और मैक्सिमम यू हैव टू फाइट विद वेदर, इंक्लीमेंट वेदर एंड द कंडीशंस देयर 24/7। अगर वो, राइट, we have a very good army. I'm very proud of it, and I'm राइट sure सर। every Indian is proud of it. एब्सोल्युटली। और ये काम भी जो भारतीय सेना ने किया है, चीनियों को एक बार फिर से खदेड़ा, इसके लिए भी हम बहुत ही इसके लिए भी आई थिंक वी आर वेरी प्राउड। हमें पूरा इनके ऊपर गर्व है, और इसी प्रकार से ये चीनियों को खदेड़ते रहेंगे, लेकिन साथ में जो और हमारा जो पॉलिसी लेवल का जो इश्यू है, उसको भी सॉर्ट आउट होना बहुत आवश्यक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जनरल शंकर। जय हिंद, Jai वंदे Hind, and मातरम। thank you, and Vande Mataram.